All right, so let us start with next question. Question number 7. A particle starts simple harmonic motion from the mean position. Its amplitude is small a and total energy is E. At one instant, its kinetic energy is 3E by 4. The displacement at that instant is. आपको बताया है काइनेटिक एनर्जी 3E by 4. मतलब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट बोला है. क्या बोला है? टोटल एनर्जी इज E एंड काइनेटिक एनर्जी इज 3E by 4. मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, this is equal to 3/4. Then you know kinetic energy is half k a square minus x square upon half k x square. This is equal to 3/4. Half k cancel. So therefore a square minus x square by a square equal to 3/4. इसका और एक शॉर्टकट मेथड था. मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इज ऑलवेज 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर. तो सीधा आप वैसे भी कर सकते थे. तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो एक्स बाय ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4. तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आना चाहिए, राइट. तो यू विल हैव फ्रॉम हियर x by a whole square, x by a whole square 1 minus 3/4. What is 1 minus 3/4? 1/4. तो x by a का square is 1/4. तो x by a is 1/2. तो x equal to a by 2. मैंने सिर्फ एम्पलीट्यूड को कैपिटल A लिया है, इन्होंने स्मॉल a लिया है. ऑप्शन नंबर B. Next question. A body is executing simple harmonic motion at a displacement x. Its potential energy is E1. At a displacement y, its potential energy is E2. The potential energy E at a displacement x plus y is. So let's first understand this question with the help of a diagram. जरूरत नहीं है वैसे. It is just for you to have some graphical idea. तो ये अगर मेन पोजीशन है, ये अगर x पोजीशन है, ये अगर y पोजीशन है, तो पार्टिकल का जब पार्टिकल x पे होगा और जब पार्टिकल y पे होगा तो रिस्पेक्टिव पोटेंशियल एनर्जीज E1 एंड E2 है. तो पोटेंशियल एनर्जी हियर इज E1 एंड हियर इज E2. तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक y. तो दैट्स ऑल यू नीड टू नो. Otherwise you don't need this. और आपको पूछा है what is the potential energy at a distance of x plus y. Okay, तो potential energy as a function of distance. What is formula of potential energy? Half k x square, right? General formula है. This is general formula. जनरल फॉर्मूला. अब पहले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना था? x. पोटेंशियल एनर्जी कितना है? E1. तो E1 इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर. दूसरे केस में पोटेंशियल एनर्जी E2 एंड इट विल बी हाफ k y स्क्वायर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना था? y. आपको पूछा है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस ऑफ x प्लस y. So you know potential energy E at a distance of x plus y will be half k x plus y का square. Correct? Clear? और आपको आंसर दिया है E1 E2 के टर्म्स में. मतलब आपको at a displacement of x plus y potential energy निकालना है in terms of E1 and E2. मतलब आपको पहले x और y निकालना है in terms of E1 and E2. तो यहां से आपको मिल जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू ये 2 शिफ्ट कर दिया 2E1 अपॉन k. तो यहां से आपको मिल गया x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2E1 अपॉन k. Similarly from here you will get
y square equal to 2a2 upon k. तो y equal to under root of 2e2 upon k. अब ये x और y you will substitute there. So you have e which is equal to half k x plus y bracket square, x plus y bracket square. So e equal to half k x. X is under root of 2e1 by k plus under root of 2e2 by k का स्क्वायर. ओके, अब क्या करेंगे? अब ऐसा करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन निकालो. 1 by 2k. What do you see common? Under root of 2 by k. अंदर आएगा अंडर रूट ऑफ e1 प्लस अंडर रूट ऑफ e2, इसका कंप्लीट स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसल. तो दिस विल बी e इक्वल टू, ये k by 2 पहले से था, ये रूट ऑफ 2 by k का स्क्वायर मतलब 2 by k. तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ e1 प्लस अंडर रूट ऑफ e2 स्क्वायर, क्योंकि इसका तो स्क्वायर होगा ही. कैंसल 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 कैंसल. तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस ऑफ x प्लस वाई रूट ऑफ e1 प्लस रूट ऑफ e2 का स्क्वायर. रूट ऑफ e1 प्लस रूट ऑफ e2 का स्क्वायर नहीं दिया है, दिया है ऑप्शन नंबर बी. कैसे दिया है? टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो e इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e1 प्लस अंडर रूट ऑफ e2 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो रूट ऑफ e इक्वल टू रूट ऑफ e1 प्लस रूट ऑफ e2, है ना. सिर्फ स्क्वायर रूट लिया मैंने. स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर गया और इसका रूट है क्या, ऑप्शन नंबर बी. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व. इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. आपको याद होगा, अगर हमने लेंथ 21% से इंक्रीज किया तो 10% से इंक्रीज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, गुड. सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्प्रिंग्स. तो एज फार एज योर थ्योरी इज कंसर्न्ड, उसमें एक ही स्प्रिंग का दे देते हैं. यू हैव वन स्प्रिंग, देयर इज वन मास अटैच्ड टू इट, दैट्स इट. बट you also have to solve questions with multiple springs. तो सबसे पहला काम, अभी ऐसा कुछ दिया होगा, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड पूछा होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें. इन अरेंजमेंट गिवन इन द फिगर, इफ द ब्लॉक ऑफ मास m is displaced, the frequency is given by, right? तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्प्रिंग्स है ये सीरीज में है कि पैरेलल में है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस is not in series. तो आइडेंटिफाई कैसे करते हो सीरीज एंड पैरेलल? तो व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड सीरीज कॉम्बिनेशन? चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो कुछ और हो, सीरीज मतलब क्या? मान लो मेरे पास अगर रजिस्टर है, तो रजिस्टर के केस में, दो रजिस्टर के केस में एक एंड कॉमन होना, उसको बोलते हो सीरीज कॉम्बिनेशन. व्हेन द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड एक एंड कॉमन, दूसरा नहीं, एक एंड कॉमन, दैट इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन. इफ इन केस अगर आपके पास दो रजिस्टर है और आपने दोनों रजिस्टर के दोनों एंड्स को कॉमन करके रखा है, तो दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट. तो पैरेलल में दोनों एंड्स आर कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट्स, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट. तो आइडेंटिफाई करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट नो कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. ओनली वन एंड कॉमन, and you need to know for parallel both ends are common. अब हमारे पास रजिस्टर तो है नहीं, हमारे पास क्या है? हमारे पास है स्प्रिंग एंड मास. तो देखो अब क्या है ऐसा इस केस में, what you have is, इसी डायग्राम को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, the same diagram I'm redrawing. तो ये आपके पास एक मास है, so this is a block of mass with mass m, mass m. अब if you look, पहले स्प्रिंग का एक पॉइंट है रिजिड सपोर्ट पे, तो पहले स्प्रिंग का एक पॉइंट है रिजिड सपोर्ट पे, तो पहले स्प्रिंग का एक पॉइंट है रिजिड सपोर्ट समवेयर ओवर
somewhere over here, right? ओके, और इसी का दूसरा पॉइंट है मास को अटैच। तो इन दिस केस ऑल्सो इसका दूसरा पॉइंट है मास पे अटैच्ड। तो ये हो गया आपका पहला स्प्रिंग, समथिंग लाइक दिस, राइट? अब सिमिलरली इफ यू लुक एट सेकेंड स्प्रिंग का एक एंड है अगेन रिजिड सपोर्ट को अटैच। तो रिजिड सपोर्ट को अटैच, तो ये आ गया आपका सेकेंड स्प्रिंग का रिजिड सपोर्ट का पॉइंट, और इसका दूसरा एंड है मास को अटैच। मास को अटैच, तो मास को यहां पे लगा दिया, हो गया। तो दिस इज विच कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि कॉम्बिनेशन पैरेलल है या फिर सीरीज। तो ये सीरीज नहीं है, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, और पहले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट था K1, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल। अब जैसे रजिस्टर के केस में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर वाज R1 प्लस R2, राइट? रजिस्टर्स इन सीरीज एक्ट लाइक स्प्रिंग्स इन पैरेलल। मतलब इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या था? रेजिस्टेंस क्या था? R1 प्लस R2 सीरीज में। यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसका इक्विवेलेंट इट विल बी K1 प्लस K2 इफ दे आर इन पैरेलल। अगर सीरीज में होंगे तो 1/K1 प्लस 1/K2। तो springs in parallel behave like resistances in series and springs in series behave like resistances in parallel। तो ये पता होना चाहिए। इतना पता है, फिर आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ K बाय M। ये तो आपने देखा ही है ना, ये तो हमने SHM में डिराइव किया था, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा वाज रूट ऑफ M बाय K, तो ये रूट ऑफ K बाय M। श्योर? Is this clear? Root of K by M या root of M by K? I want to know. M by K. Okay. All right. कोई बात नहीं. You need to know this. Omega square is root of K by M. K by M. इसलिए तो K को M ओमेगा स्क्वायर लिखते हो, तो ओमेगा इज रूट ऑफ K by M। तो ये 2 पाई बाय ओमेगा है, 2 पाई बाय रूट ऑफ K बाय M आएगा, बाय K बाय M आएगा। ये बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, अगर ये बेसिक्स नहीं पता तो गए। देन व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 बाय टाइम पीरियड, तो 1/2 पाई रूट ऑफ K बाय M। अब सिर्फ रेसिप्रोकल, नाउ इट इज करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई रूट ऑफ K by M, और ये फॉर्मूला बहुत बार हमने लिया है, अंडर रूट ऑफ K by M, रूट ऑफ L by G। यू शुड नो दिस। तो अब यहां पे सिर्फ लिखोगे आप इक्विवेलेंट। तो फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई रूट ऑफ K इक्विवेलेंट। व्हाट इज K इक्विवेलेंट? K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 बाय मास M। हो गया, क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर बी, 1/2 पाई रूट ऑफ K1 प्लस K2 बाय M। Next question. Two identical springs of spring constant K, इस केस में spring constant दोनों का सेम है, are connected in series and parallel as shown in figure. A mass M is suspended from them. The ratio of their frequencies of vertical oscillations will be. अब first of all, now you know exactly know कि frequency is directly proportional to root of K equivalent, है ना? Directly proportional है। Frequency n is directly proportional to root of K equivalent if mass is constant। यहाँ पे दोनों केस में मास था सेम। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में एज आई टोल्ड यू इट एक्ट्स एज पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे K सीरीज अगर याद होगा, मैं पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/Ks is 1/K1 plus 1/K2
K2, right? Good. So shortcuts are really important because if you know basics, then only you can solve quickly. Idea is this: if you know what 1 upon k series is 1 upon k1 plus 1 upon k2, right? तो क्योंकि दोनों के दोनों k और k थे तो 2 अपॉन k, तो फाइनली kh विल बी डायरेक्टली k बाय 2. मैं वापस रिपीट कर देता हूं. अगर आपके पास मान लो यू हैव 10 रजिस्टर्स इन पैरेलल रजिस्टर्स, स्प्रिंग नहीं, रजिस्टर्स इन पैरेलल, और 10 के 10 की वैल्यू सेम हुई तो इट इज डायरेक्टली r बाई 10. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 रजिस्टर्स है, सबका वैल्यू है 100 ओम, तो 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 100 10 टाइम्स, है ना? तो 10 बाय 100 मतलब 1 बाय 10, और रेसिप्रोकल लोगे. जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 by r is 1 by r1 plus 1 by r2 so on so forth. तो 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको लिख के दिया था ये, शायद 12th में, कि इफ ऑल द रेजिस्टेंसेस आर सेम और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1 upon rp turns out to be 1 by r plus 1 by r n times. So it is 1 by rp equal to n by r, तो rp equal to r by n, राइट? तो अगर मेरे पास 100 ओहम के 10 रेजिस्टेंसेस है, सॉरी फॉर दिस, अगर मेरे पास 100 ओहम के 10 रेजिस्टेंसेस है तो सीधा सीधा 100 बाय 10. यहाँ पे मेरे पास दो स्प्रिंग्स है जिनका सीरीज में है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि एक ही एंड कॉमन है, एज यू कैन सी, सिर्फ एक ही एंड कॉमन है, तो दीज आर इन सीरीज, बट इट एक्ट्स एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट है सेम, तो डायरेक्टली k बाय 2. और पैरेलल में क्या आएगा? k 2k, क्योंकि k प्लस k तो 2k, करेक्ट? गुड. अगर इतना आपको पता है तो then there is no issues with finding out ratio of frequency because frequency is proportional to root of k equivalent. तो पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, frequency in case of series combination upon frequency in case of parallel combination is under root of k series upon k parallel. But k series, as you know, it is k by 2 and this is 2k. k गया 1 upon 4 का स्क्वायर रूट मतलब 1 by 2, तो 1:2, ऑप्शन नंबर सी. Next question. So of course we should be putting this, I will, before going to next question I'll put it here. If अगर हमारे पास n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है जो पहले सीरीज में बाद में पैरेलल में लगाए हैं तो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली 1 by n. If n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, और आइडेंटिकल स्प्रिंग्स से मेरा मतलब है सेम स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज then in parallel then ratio of series combination to parallel combination frequency का ratio is 1 by n. अब ये n और frequency में confusion नहीं होना चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ m. So m 1 by m. तो या फिर in general m भी हम लोग यूज करते हैं linear mass density के लिए कभी-कभी, तो I will say p. So if you have p springs connected in series, then in parallel, then 1 by p is the ratio of frequencies. Series to parallel, not parallel to series. Okay. Then next question. A mass capital M is suspended from a spring of negligible mass. So there is a mass capital M which is suspended from a spring of negligible mass. Spring का mass नहीं मतलब the spring is pulled a little and then released. It is pulled a little and then released. So it will start performing oscillations. So that the mass executes simple harmonic oscillation with the time period of capital T. If the mass is increased by small m, then the time period becomes 5t by 4. The ratio of small m to capital M is.
इजी है। तो सबसे पहले इन द फर्स्ट केस यू हैव अ स्प्रिंग, और इसके नीचे आपने एक मास अटैच किया विच इज कैपिटल M. So you are putting a mass here which is capital M. तो ऐसा एक मास है आपके पास कैपिटल M. अब in the second case what you are doing is you are putting extra mass here. एक छोटा सा मास एक्स्ट्रा आपने और लगा दिया यहाँ पे. So you are putting up another mass over here, small m. तो आपने एक एक्स्ट्रा मास इसको लगा दिया which is small m. पहले केस में टाइम पीरियड था t1 इक्वल टू t, दूसरे केस में टाइम पीरियड है 5t/4, मतलब t2/t1 दिया है इन शॉर्ट. t1 is t, t2 is 5t/4, so t2/t1 is 5/4. This is what you need to know. Ratio of small m by capital M. Time period is 2 pi root of m by k. क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर 1/2 pi root of k by m है तो टाइम पीरियड इसका रेसिप्रोकल होगा 2 pi root of m by k. इसका मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, क्योंकि स्प्रिंग तो सेम है, स्प्रिंग चेंज नहीं किया ना, वही स्प्रिंग था, मास था, उसके नीचे एक एडिशनल मास लगा दिया. स्प्रिंग चेंज किया क्या आपने? नहीं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं होगा. तो पहले केस में तो t2/t1 इक्वल टू रूट ऑफ m2/m1. for t2/t1 as you know t2 equal to 5t1/4, so t2/t1 is 5/4, so t2/t1 is 5/4. What is m2? m plus m, capital M plus small m, under root of capital M plus small m. And what is m1? Capital M. So squaring on both sides, 25/16, under root of m by m is 1 plus small m by capital M. और क्योंकि हमने स्क्वायर कर लिया है तो स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्क्वायर्ड, तो यहाँ पे रूट नहीं आएगा, तो यू विल नॉट पुट अ रूट ओवर हियर, तो ये आ जाएगा आपका ऐसा. राइट, क्लियर? तो हमको क्या चाहिए? स्मॉल m बाय कैपिटल M, स्मॉल m बाय कैपिटल M. तो स्मॉल m बाय कैपिटल M इज 25 minus 16 minus 1. 25/16 minus 1. 25 minus 16 is 9. तो 9/16. 9/16. Option number A. Next question. In the figure, S1 and S2 are identical springs. मतलब K1 and K2 are same. The oscillation frequency of the mass M is F. If one spring is removed, the frequency will become. तो सबसे पहले अभी हमने frequency of oscillation देखा. इस केस में 1/2 pi root of K1 plus K2 by M. तो 1/2 pi root of K1 plus K2 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. This is parallel combination. So that is why I am writing 1/2 pi root of K1 plus K2 by M. और identical springs है. Since springs are identical, इसका मतलब आता है K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K. और ये कैसे आया? तो मैंने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने, वहां से लिया डायरेक्टली. तो आई विल नॉट सॉल्व दिस अगेन, तो यू नीड टू नो दिस. तो n इक्वल टू 1/2 pi root of K plus K 2K by M, है ना? K1 plus K2 और K plus K, that is 2K. ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनिशियल केस, जिसको इन्होंने बोला है F. इन्होंने इसी को F बोला है. आगे बोला है कि अगर आपने एक स्प्रिंग हटा दी, तो if one spring is removed,
one spring is removed. तो अगर आपने एक स्प्रिंग रिमूव कर दिया तो न्यू फ्रीक्वेंसी f डैश विल बी 1/2 पाई रूट ऑफ k by m. तो एक ही बचेगा तो k by m, राइट. डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, मिल गया आंसर. या तो और भी सिंपल है, सिर्फ इसका जो √2 है वो स्क्वायर रूट से बाहर. ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज इधर डिवाइड, और इफ यू वांट ये √2 को बाहर निकाल दो अलग से. तो f डैश बाय f इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ k by m, और ये आएगा 1/2 पाई √2 रूट ऑफ k by m. तो ये √2 को मैंने बाहर लिखा, कैंसल 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 कैंसल. तो f डैश इक्वल टू f बाय √2, राइट. तो न्यू फ्रीक्वेंसी इज f बाय √2, ऑप्शन नंबर डी. डन, सिंपल. इसका शॉर्टकट भी है, तो शॉर्टकट भी देख लेते हैं क्योंकि दिस इज लिटिल लेंदी, तो शॉर्टकट भी देख लेते हैं. इट इज प्रीटी सिंपल. आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू के इक्विवेलेंट का रूट ऑफ के इक्विवेलेंट. पहले केस में दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स थे इन पैरेलल, तो पहले केस का जो फ्रीक्वेंसी था इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 2k. दूसरे केस में एक ही स्प्रिंग है तो इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ k. तो f dash by f is nothing but root of k by root of 2k, which is 1 by √2. Therefore, f dash is f by √2. So this is also fine. Done. Next question. What will be force constant or the spring constant of the spring system shown in figure? So what will be the force constant or the spring constant of the system? Simple है, extremely simple. ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा k1 प्लस k1, क्योंकि यहाँ पे दोनों k1 है, मतलब ये आएगा 2k1. फिर ये और ये नीचे का दे आर इन सीरीज. सो दिस कंप्लीट सिस्टम इज इन सीरीज. तो ये आ गया आपका सीरीज में, और ये ऊपर का आपका था पैरेलल में. ऊपर का पैरेलल कॉम्बिनेशन नीचे के k2 के साथ सीरीज में है. तो यू कैन से 2k1 and k2 are in series. If they are in series, you know series में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं. 1/k इक्विवेलेंट इज 1/2k1 प्लस 1/k2, राइट. तो ये है पावर इसका 1, पावर 1 है ना इसका. आपको 1/k इक्विवेलेंट पूछा है कि k इक्विवेलेंट पूछा है? k इक्विवेलेंट. तो k इक्विवेलेंट हियर विल बी 1/2k1 प्लस 1/k2 रेज टू -1. कहां पे है 1/2k1 प्लस 1/k2 रेज टू -1? ऑप्शन नंबर बी. डन. Next question. SHM is represented by x equal to 5√2 sine of 2 pi t plus cos of 2 pi t. The amplitude of SHM is. So first of all you should know ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दो SHM है, मतलब दो SHM का कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो टर्म्स है मतलब दो SHM को कंबाइन किया है. और आपको पता होना चाहिए दो SHM का कॉम्बिनेशन SHM कब होता है? जब ओमेगा सेम होता है. तो दिस इज SHM, राइट. अगर एक जगह पे 2 पाई t है, दूसरी जगह पे समथिंग एल्स है, तो इट मे नॉट बी SHM. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके पास x इक्वल टू a साइन ऑफ समथिंग प्लस b कॉस ऑफ समथिंग, मतलब a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t हो, ओमेगा एंड ओमेगा, दिस इज SHM. और ये भी SHM है और दूसरा टर्म भी SHM है. तो ये इंडिविजुअल SHM है, ये भी इंडिविजुअल SHM है, राइट. तो जब ऐसा हो तो थ्योरी क्लासेस में हमने देखा था कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ a² प्लस b². खत्म. तो यहाँ पे a कितना 5√2, यहाँ पे b कितना 5√2.
क्योंकि यही 5√2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों 5√2 गिवन क्या है हमको, x इक्वल टू 5√2 साइन ऑफ 2πt प्लस यही 5√2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 5√2 कॉस ऑफ 2πt। तो हमारे लिए ए और बी क्या आ गए, सेम। हमारे लिए a इक्वल टू बी इक्वल टू 5√2, मतलब ये हमको मिलेगा अगर a और b इक्वल है तो आपको मिलेगा r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए, बट a कितना है 5/√2 5√2 5√2, तो 5√2, तो √2 into √2 is 2, 5 into 2 is 10 centimeter, option number A. So in some books you will find this as, आपके पास क्या था, आपके पास था x इक्वल टू 5√2 साइन ऑफ 2πt प्लस कॉस ऑफ 2πt। तो कुछ बुक्स में इसको ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू 5√2 साइन ऑफ 2πt प्लस 5√2 कॉस ऑफ 2πt। फिर बोलते हैं इसमें ये पहला वाला पहला SHM है 5√2 साइन ऑफ 2πt, और पहले SHM का एम्पलीट्यूड जो है वो a है, दैट इज 5√2। फिर दूसरा जो SHM है दैट इज 5√2 cos ऑफ 2πt, फिर cos ऑफ 2πt को लिखते हैं साइन ऑफ π/2 प्लस 2πt, क्योंकि cos थीटा इज साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, राइट। फिर कंपेयर करके बोलते हैं कि ये फेज डिफरेंस है π/2, राइट, तो ये x2 आ गया। फिर बोलेंगे देयरफॉर फेज डिफरेंस बिटवीन किन दोनों में x1 एंड x2, फेज डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x2 इज π/2। फिर बोलेंगे वी नो दैट, हमको पता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। देन ए स्क्वायर, मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको a मिल गया, यहाँ से आपको b मिल गया, तो यू नो कि a और b की वैल्यू सेम ही है, तो यू ऑलरेडी नो दिस, यू हैव b। जस्ट अ मिनट, ओके, एनीवे मैं लिख दूंगा डायरेक्टली a इक्वल टू b। तो a और b सेम है, तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ π/2। व्हाट इज कॉस ऑफ π/2? जी, तो घूम फिर के बात वही है। तो अल्टीमेटली यू विल सी यू आर गेटिंग द सेम आंसर। सो इफ यू वांट टू डू दिस वे इज ओके, ऐसा भी ठीक, क्योंकि हमको पता है ना दो SHM का कॉम्बिनेशन जब करते हो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos 5 इज फेज डिफरेंस। तो पहले cos को साइन लिखा, फिर दोनों को कंपेयर किया x1 और x2 को, तो आपको डिफरेंस दिखा π/2 का। तो दिस इज आल्सो हाउ यू कैन सॉल्व। सो दैट्स इट फॉर टुडे।